नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से जितनी परेशानियां हैं, आज तक किसी राज्य के चुनाव परिणाम या फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी नहीं हुआ था, क्योंकि वहां की राजनीतिक पार्टियां आजकल कंफ्यूजन में है। अघाड़ी के नेता इस बात के लिए कंफ्यूज हैं कि हम हार को स्वीकार करें या फिर इसे अस्वीकार कर दें। शरद पवार कंफ्यूज हैं, कभी वो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं, कभी ईवीएम को क्लीन चिट देते नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड अभी महाराष्ट्र की राजनीति में है तो वो है आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया राहुल गांधी पैदा हुए हैं जिसका नाम है आदित्य ठाकरे। आजकल वो संजय राउत के चेले बने हुए हैं, क्योंकि संजय राउत के पार्टी के नेताओं को उनका सहयोग नहीं मिल रहा। पार्टी के जितने एमएलए हैं, सांसद हैं, वो सब के सब संजय राउत के खिलाफ है कि देखो ये संजय राउत ही है जिसने उद्धव ठाकरे का दिमाग खराब किया, उद्धव ठाकरे को भ्रमित किया, और उद्धव ठाकरे ने इस भ्रम में आकर कि कुछ दिन के सीएम बन जाएंगे, उन्होंने पूरी विचारधारा से अपने आप को मोड़ लिया, और जिसका दुष्परिणाम पूरे शिवसेना को भुगतनी पड़ रही है। और इसलिए उद्धव ठाकरे अब धीरे धीरे उस कंफ्यूजन से बाहर निकलने लगे। पिछली मीटिंगों में भी उन्होंने सीधे तौर पर संजय राउत को भी फटकार लगाई और यह भी बोला कि देखो, संजय राउत जिस तरीके से बार बार अघाड़ी में रहने की बात कह रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। अब सारे विधायक और सांसद मिलकर ही ये निर्णय लें कि हमें अघाड़ी में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन उस मीटिंग में एक आदित्य ठाकरे है जो कि बोल रहा है बार बार इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर हमें मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका निभानी है तो हमें अघाड़ी का हिस्सा रहना होगा। यानी संजय राउत का पक्का चेला अब आदित्य ठाकरे बन गया है। इसी के कारण वो भ्रमित है। अब जो संजय राउत को उद्धव ठाकरे के बदले शिफ्ट करना पड़ा अपना टारगेट, और टारगेट शिफ्ट करके उसने अब माइंड वॉश करना शुरू कर दिया है आदित्य ठाकरे को। इसलिए अब उद्धव ठाकरे के बदले आदित्य ठाकरे की बेइज्जती हो रही है, हेकड़ी बार बार निकल रही है। और अभी तो विधानसभा में जो यू टर्न लिया आदित्य ठाकरे ने अपने विधायकों के विरोध के बाद, और यू टर्न लेने के बाद जो फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचा एक डिमांड लिस्ट लेकर, उसे फडणवीस ने फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक दिया। गौर बेइज्जत होकर वो उनके चैम्बर से बाहर निकला, क्योंकि जो स्थिति आदित्य ठाकरे की है वो अब टॉलरेबल नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी ठाकरे यानी कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को औकात बताने के लिए राहुल नार्वेकर को ही स्पीकर बनाए। और वो राहुल नार्वेकर जिनको ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे देखना नहीं चाहते, पक्का दुश्मन मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब इन लोगों ने 16 विधायक जो शिंदे गुट के थे उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर के पास भेजा था, तो उस समय राहुल नार्वेकर ही थे स्पीकर के पद पर, और महीनों तक कसमकस चलता रहा, रिपोर्ट पर रिपोर्ट बनाई गई, और बाद में सीधे वो मीडिया के सामने भी आकर बोले कि ये पॉइंट है जिसके कारण शिंदे गुट के 16 विधायक तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई करना पड़े, क्योंकि शिंदे गुट के विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि बहुमत किसके पास है। और शिवसेना जब 2 टुकड़ों में बटी तो उस समय 40 विधायक तो शिंदे गुट में थे, और 40 विधायकों में से उद्धव ठाकरे ने टारगेट किया केवल 16 विधायकों को। अगर 40 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते तो भी इनकी परेशानी बढ़ती। इसलिए इन लोगों ने 16 विधायक को टारगेट किया था, ताकि जो बचे हुए विधायक हैं डिस्क्वालिफिकेशन के डर से उनके गुट में आ जाए। लेकिन हुआ उल्टा, राहुल नार्वेकर ने पूरे फैसले को पलट दिया, उद्धव ठाकरे का दांव फेल हो गया, और इसलिए वो इनसे चिढ़े हुए थे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल नार्वेकर को ही बनाया गया स्पीकर। इससे
आदित्य ठाकरे और परेशान हो गए। लेकिन जो स्थितियां इन्होंने पैदा की विधानसभा के अंदर, जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, सारे विधायक शपथ लेने के लिए तैयार और महायुति के विधायक शपथ ले रहे थे, तो उस समय आदित्य ठाकरे ने संजय राउत के कहने पर, शरद पवार के कहने पर, ये कांग्रेस के नाना पटोले जैसे लोगों के बहकावे में आकर वहां प्रोटेस्ट किया, विरोध किया कि नहीं, हम तो ईवीएम के खिलाफ हैं, ईवीएम से छेड़छाड़ करके ही विधानसभा चुनाव महायुति जीती है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें मिली है, इसलिए हमारे विधायक आज शपथ नहीं लेंगे बल्कि बाद में लेंगे शपथ, लेकिन आज हम प्रोटेस्ट करेंगे विधानसभा के अंदर। हुआ क्या, 24 घंटे के अंदर यू टर्न लेना पड़ा। दूसरे दिन विधायक इनके शपथ लेने के लिए तैयार हुए, क्योंकि रात भर की मीटिंग में विधायकों ने सीधे तौर पर कहा कि आप जो ड्रामा कर रहे हो उस ड्रामे की स्थिति को देखो। अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना यूबीटी है और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण हमें विधानसभा के अंदर भी कुछ फायदे मिल सकते हैं, लेकिन आपने सारा करा कराया पर पानी फेर दिया है। आप जो इन लोगों के बहकावे में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो शरद पवार के गुट के लोग और जो डबल एजेंट संजय राउत आपके दिमाग पर हावी है, उसकी करतूतों को देखिए। यही शरद पवार हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जब कांग्रेस ईवीएम राग अलाप रही थी तो खुद सामने आकर कहा था कि नहीं नहीं, ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं है, ईवीएम के कारण हमने चुनाव नहीं हारा बल्कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है और हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के कारण महायुति की इतनी बड़ी जीत हुई है। अजीत पवार की अपनी औकात नहीं है इतनी सीट लाने के लिए, बल्कि अजीत पवार तो भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर बैठकर सवार होकर इतनी सीटें लेकर आए हैं। और न ही एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि उनके आधार पर इतनी सीटें मिल जाती। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, संघ के उस मैनेजमेंट का नतीजा है जिसके कारण यह जीत हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ईवीएम के राग पर कांग्रेस को लताड़ लगाई थी और मीटिंग के अंदर उन्होंने ये सारी बातें की थी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि शरद पवार उस समय ईवीएम को छोड़ चुके थे, ईवीएम का मुद्दा उनके सामने नहीं था। लेकिन 2 दिन के बाद अचानक से पलटी मारे और उन्होंने पूरी लीगल टीम बना ली कि सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ, और उसके बाद अपने ही विधायक, जो जीता हुआ विधायक है, उसके क्षेत्र में जाकर बैलेट पेपर की मांग करने लगे। और ये जिस तरीके से यू टर्न लिया है वही यू टर्न आपको करने के लिए बता रहा है। ये उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे से बोल रहे थे और रात भर यही चलता रहा कि कैसे आदित्य ठाकरे के दिमाग में से संजय राउत का भूत निकाल सकें। लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे आजकल इतने कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपने विधायकों, सांसदों की बात मानी और दूसरे दिन इनके विधायकों ने भी शपथ लिया। लेकिन शपथ लेने के बाद ये फडणवीस से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी डिमांड बताते हैं कि देखिए भाई, हम विपक्ष ही सबसे बड़ी पार्टी हैं और अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो हमें 2 पद तो मिलने चाहिए। अगर आप 1 पद दें और 1 पद पूरे विपक्ष को दे दें तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो राहुल नार्वेकर को स्पीकर बनाया गया है, हमने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हम अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार भी क्या उतारोगे जब संख्या आसपास भी रहे तब तो। लेकिन फिर भी ये चालाकी देखिए, ये इन लोगों ने एक नया शगुफा निकाल दिया कि अगर स्पीकर आपका है तो डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए। अघाड़ी के किसी नेता को डिप्टी स्पीकर बना दें और अच्छा तो यही होगा शिवसेना यूबीटी के नेता को बनाया जाए, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के नेता जो डिप्टी स्पीकर रहेंगे तो इनको अपनी पार्टी बचाने के लिए, पार्टी के विधायकों पर दबाव बनाने के लिए आसानी होगी। ये इनकी चाल थी, क्योंकि इनको तो सबसे ज्यादा डर है कि अगर अभी कुछ समय के अंदर हमने अपने विधायकों को कन्विंस नहीं किया कि हम अघाड़ी छोड़ रहे हैं और फिर से अपने हिंदुत्व की विचारधारा पर वापस आ रहे हैं, तब इन्हीं के विधायक सबसे पहले धोखा देंगे। ये टूटने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आदित्य ठाकरे ने यह डिमांड रखी कि डिप्टी स्पीकर पद हमें चाहिए और
ये परंपरा रही है, इसलिए विपक्ष के किसी नेता को डिप्टी स्पीकर का पद देना चाहिए। लेकिन फडणवीस ने सीधे तौर पर फेंक दिया, इनके डिमांड लिस्ट को फाड़कर इनके मुंह पर फेंका। कहा आप अगर कोऑपरेट किए होते, अगर सामंजस्य बिठाने की कोशिश किए होते, तो अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है उसके प्रति, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर कमजोर होती है, ठाकरे परिवार अगर अपने हिंदुत्व की विचारधारा से मुड़ जाता है, अलग हो जाता है, तो हिंदुत्व को लेकर जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है उसमें एक तरीके से छेद होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपनी विचारधारा के लिए चाहती है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ठीक ठाक से रहे, ये अपनी विचारधारा पर वापस आ जाए। और इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन फिर भी ये जो आप हंगामा आप लोग करते हो और फिर लड़कर सोचते हो कि लड़कर हम डिप्टी स्पीकर का पद ले लेंगे, ये तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर स्पीकर का चुनाव होता है, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है। चुनावी मैदान में आ जाओ, आप तीनों मिलकर 46 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज किए हो। 46 विधायकों के साथ क्या 230 का मुकाबला कर पाओगे? यह स्थिति राहुल गांधी से आइडिया मिला है क्या? क्योंकि राहुल गांधी जब 99 सीट लेकर आए लोकसभा में तो उन्होंने सोचा स्पीकर पर दावा हमारा होता है, और लोकसभा में स्पीकर के पद पर दावेदारी भी की, के सुरेश को खड़ा भी कर दिया। लेकिन एक दिन में हेकड़ी निकल गई और फिर वोटिंग करवाने से इनकार, और फिर वॉइस वोट से ही स्पीकर का चुनाव हो गया और ओम बिरला बन गए। आप भी अगर ये जो चाहते हो कि राहुल गांधी की रणनीति पर चले, तो महाराष्ट्र में एक राहुल गांधी नहीं चाहिए आदित्य ठाकरे के रूप में, इसलिए बाहर चाहिए। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष को लेकर यह आदित्य ठाकरे की डिमांड थी कि नेता प्रतिपक्ष तो कम से कम मिलना चाहिए, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के पास 20 विधायक तो हैं, लेकिन 26 विधायक तो उन लोगों के पास भी हैं, 10 शरद पवार के, 16 कांग्रेस के, तो इनको मिलाकर कम से कम यूबीटी को नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन फडणवीस ने उस बात पर भी कहा कि ये एक विकल्प है आप लोगों के पास, वो विकल्प देख लो। क्योंकि एक पार्टी की बात होती है गठबंधन सरकार बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए, नेता प्रतिपक्ष में सहयोग के आधार पर सीटें तय नहीं होती। क्यों? क्योंकि 10% सीटें चाहिए, और महाराष्ट्र में तो 29 सीटें चाहिए होगा किसी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष पर दावा करने के लिए, लेकिन आपके पास 20 सीटें हैं। अगर आप में कुव्वत है तो फिर इसको 29 कीजिए, या तो कांग्रेस के 10 विधायक अपने साथ ले आओ, तोड़ दो कांग्रेस को और उसके 10 विधायकों को अपने शिवसेना यूबीटी में शामिल करवा लो, या शरद पवार के 8-10 विधायकों को सामने ले आओ। इन लोगों को, अगर इनके विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके यूबीटी की संख्या 30 तक बढ़ा देते हो, नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। और यह भी नहीं लगता तो आप तीनों अपनी पार्टियों का विलय कर लो। एक भी विकल्प है कि तीनों पार्टी मिलकर एक पार्टी बना लिए, तभी तो नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। क्योंकि दोनों दावे, दोनों डिमांड आपकी ऐसी है कि जिसको लड़के नहीं लिया जा सकता, न तो कानूनी तरीके से, न तो संवैधानिक तरीके से, और न ही इसमें आपकी बहुमत है कि चुनाव लड़के ले सकते हो। इसीलिए अगर आपको कुछ पद चाहिए, अगर यूबीटी को यह चाहिए कि सरकार के साथ कोऑपरेट हो, कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो इसके लिए झुकना पड़ेगा। ये घमंड, ये ईगो, ये हंगामा करके, प्रोटेस्ट करके, ये कार्रवाई रोकने की धमकी देकर ये नहीं होने वाला है। बाहर में जाकर आप हंगामा करो, हमारे ऊपर आरोप लगाओ, अंदर में चैम्बर में आकर डिमांड थमाओ कि हमें भी ये चाहिए। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसलिए डिमांड लिस्ट फाड़कर फेंक दी गई और आदित्य ठाकरे का घमंड, हेकड़ी सब 2 मिनट के अंदर टूट गया। जिसके बाद अभी भी यूबीटी में छटपटाहट इस बात को लेकर है कि क्या आदित्य ठाकरे में क्षमता है कि वो यूबीटी का नेतृत्व कर सके। परेशानी अघाड़ी की सारे पार्टियों में है, लेकिन फिर भी यूबीटी के अंदर तो ऐसी परेशानी चल रही है जिसके कारण संजय राउत, आदित्य ठाकरे कहीं के नहीं रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।